रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत व आफियत के साथ होंगे। आपका मेज़बान शराज अहमद। लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फातिहा, 3 दफ़ा सूरत इखलास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इनको बख्श देंगे जो दुनिया से अभी तक चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तरह। आज मैं आपके पास लेके आऊँ केमिस्ट्री। तो ये जो मेरे पास आज का टॉपिक है वो मेरे पास बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का टॉपिक है। और ये पार्ट 1 वाले बच्चों के लिए जो एफएससी पार्ट 1 में है और जो मैट्रिक पार्ट 1 में है, यानी कि 9th और 11th क्लास दोनों के लिए सेम है। ठीक है, डेट्स यहाँ पर मैं लिखा हुआ है क्लास 9th और 11th। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो चैप्टर नेम लिखा हुआ है, मैंने चैप्टर का नेम यानी जो मैंने प्रेजेंट किया है वो मैंने 9th के अकॉर्डिंग किया है। 9th के अकॉर्डिंग क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मगर अगर आप देखो एफएससी पार्ट 1 के अकॉर्डिंग तो वहाँ पे आपके पास बन जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो वहाँ पे आपके पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि एफएससी पार्ट 1 के अकॉर्डिंग आपके पास ये जो चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 1, उसके अंदर आपके पास ये कौन सा टॉपिक आता है, 4th नंबर पे ये टॉपिक आता है आइसोटोप्स। मगर आपके पास जो चैप्टर नंबर स्ट्रक्चर ऑफ एटम है यानी कि सेकंड चैप्टर क्लास 9th के अकॉर्डिंग वहाँ पे ये जो टॉपिक आता है ये लास्ट वाला टॉपिक है। तो डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये आइसोटोप्स क्या होते हैं, आज के लेक्चर में हमने ये जानना है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स का हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या मतलब रोल प्ले है। उसके अलावा हम इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। उसके अलावा हम इसका मेडिसिन में इसका मतलब यूजेज देखेंगे और भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें सीखेंगे। चलते हैं जी लेक्चर की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा आइसोटोप। यहाँ पे मैं आपको कॉमन सी चीज़ बताता जाऊँ जो आपके पास मैंने उर्दू में और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। वो आपके पास 9th का भी है और 11th का भी है। मगर जो उर्दू के साथ है वो आपके पास 9th के अंदर भी है, और जो उर्दू के साथ नहीं है वो आपके पास 9th के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपने फोकस करनी है, इसके ऊपर आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम बात करने लगे आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स क्या होते हैं, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, द एटम ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि द एटम ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है उसके एटम के अंदर उनके एटॉमिक नंबर की तादाद सेम हो जबकि उनके मास नंबर की तादाद सेम ना हो। यहाँ पे उर्दू में भी मैंने लिखा हुआ है किसी एलिमेंट, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, किसी एलिमेंट के एटम जिनके एटॉमिक नंबर यकसा और मास नंबर क्या हो, मुख्तलिफ हो, उसे आप क्या कहते हो, आइसोटोप्स। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास दो टर्म मैंने यूज़ की हैं, एटॉमिक नंबर की और उसके साथ साथ मास नंबर की। तो आपके जहन में क्वेश्चन अराइज होता होगा कि अब एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे। मगर अगर आपको आप अपने बुक के फर्स्ट वाले चैप्टर में देखो तो आपको वहाँ से 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर की डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, मगर यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे आपको बात, यहाँ पे पहले हम बात कर रहे हैं आइसोटोप्स की। तो इसके कॉन्सेप्ट जो है मेरे पास एटॉमिक नंबर का और मास नंबर का, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। मगर अगर यहाँ पे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज आइसोटोप्स, यहाँ आ जाता है डिफाइन द आइसोटोप्स। देन आपने क्या करना है, आपने पहले तो आइसोटोप की डेफिनेशन लिखनी है। आइसोटोप की डेफिनेशन लिखने के बाद चाहे वो उर्दू मीडियम है चाहे वो इंग्लिश मीडियम है, उसके साथ साथ उसने एक इसकी एग्जांपल ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे आपको नीचे एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई आपको नज़र आ रही होंगी। सबसे पहले जो मैंने लिखी है वो हाइड्रोजन की लिखी हुई है। तो यहाँ पे मैंने 3-4 एग्जाम्पल ड्रॉ की हुई हैं। आप कोई एक आप यहाँ से ले सकते हो और आप वो वाली ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे जो मेरे पास सबसे पहले नंबर पर मैंने लिखी हुई है वो है जी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो आपके पास हाइड्रोजन है इसके आइसोटोप्स के बारे में हमने पढ़ना है। तो यहाँ पे 3 आइसोटोप दिए हुए हैं। ये आपको मैं एक और बात बताता जाऊँ, ये जो आपके पास है ना हाइड्रोजन, ये आपके पास नेचुरली ओकरिंग होता है। ठीक है, नेचुरली ओकरिंग, ये आपके पास नेचुरली मौजूद होता है। तो यानी कि ये कुदरत में मौजूद, कुदरती मौजूद होता है हमारे पास जो हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे आपके पास नेचुरली ओकरिंग है तो इसकी वजह से यहाँ पे इसके बहुत ज़्यादा मतलब होंगे मेरे पास पार्ट्स होंगे। तो हमने हाइड्रोजन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक है प्रोटियम, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये प्रोटियम। उसके बाद आपके पास आता है ड्यूट्रियम। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है ट्रिटियम। तो ये 3 हमारे पास आते हैं, एक आता है प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। इस तरीके के साथ हमने इन्हें लिखा हुआ है। अब आपने एक बात तो हमेशा याद रखनी है, जो आपके पास यहाँ पे हमने आइसोटोप्स के अंदर पढ़ा था कि आपके पास सेम क्या होगा,
सेम आपके पास उसका एटॉमिक नंबर होगा, मगर उसका डिफरेंट क्या होगा, मास नंबर। तो इन तीनों के अंदर जो आपके पास डिफरेंट आ रही हैं वैल्यूज़, वो आपके पास मास नंबर है, और जो आपके पास सेम आ रही हैं वो आपके पास एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आसानी रहे आपके लिए। तो यहाँ पे मैं ब्लू ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो आपके पास ऊपर वाला 1 है, उसके बाद यहाँ पे ये 2 है, ठीक है, ये वाला, उसके बाद ये आपके पास 3 है। तो यानी कि ये चेंज हो रहे हैं, 1 2 3 विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो गई। तो डैट्स हुई क्या, मास नंबर। तो ऊपर हमने जो प्रेजेंट करना है वो मास नंबर को करना है, मगर जो नीचे में पास ये जो 1 है, फिर ये 1 है, ठीक है, इसी तरीके के साथ फिर ये 1 है। तो ये जो 3 1 1 है मेरे पास सेम है। तो मैंने कहा था जो आपके पास आइसोटोप की डेफिनेशन पढ़ाते हुए मैंने कहा था कि जब आपने इसके मुताबिक लिखना है इसे, यानी कि आपके पास क्या होगा, आपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही देखना है ना। तो आपने डेफिनेशन में देखा था कि आपके पास सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो यहाँ पे जो चीज़ें सेम है वो एटॉमिक नंबर है, और जो चीज़ डिफरेंट है वो आपके पास मास नंबर है। और इस तरीके के साथ आपको ये भी पता चल गया। तो जो आपने ऊपर लिखना है वो आपने मास नंबर लिखना है, और जो आपने नीचे लिखना है वो आपने एटॉमिक नंबर लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके के साथ आपने इन्हें ड्रॉ करना है। तो अक्सर बच्चों को यही नहीं समझ आ रही होती कि ऊपर जो हमारे पास है वो एटॉमिक नंबर है, या ऊपर जो हमारे पास है वो मास नंबर है। अब यहाँ पे इनके दरमियान में यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद इकट्ठे से बता दी हुई है ये यहाँ पे, यानी कि ये न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन की तादाद होती है उतनी ही आपके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है। तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोटॉन होते हैं उन्हें आप एटॉमिक नंबर कहते हो, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इकट्ठे होते हैं उन्हें आप मास नंबर कहते हो। तो यहाँ पे हम मजीद इनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने एक नीचे टेबल ड्रॉ किया हुआ, आपको टेबल नज़र आ रहा होगा, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मैंने वो जो ऊपर बातें की हैं उन्हें यहाँ पे मैंने लिख के टेबल की सूरत में लिख के प्रेजेंट भी कर दी है, ठीक है। तो इस तरीके के साथ ये 1 मेरे पास एटॉमिक नंबर है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये तीनों के अंदर सेम आ रहा है। उसके बाद ये मेरे पास मास नंबर है 1 2 और 3, ये मेरे पास तीनों के अंदर डिफरेंट आ रहा है। तो ये मतलब यहाँ तक आपको ये समझ आ गई कि आपके पास जो डेफिनेशन थी, अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन आपका ये बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। तो ये डेफिनेशन के मुताबिक आपके पास क्या हो गया, अब ठीक हो गया। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन अराइज होता होगा, ये जो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन है ये तो आपको पता नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनके बारे में आपको नहीं पता अभी। तो यहाँ पे जब हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर की डेफिनेशन पढ़ेंगे देन आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। अब यहाँ पे नीचे चलते हैं, मैंने एक मजीद एग्जाम्पल ड्रॉ की हुई है, आइसोटोप ऑफ कार्बन। अब कार्बन के जो मेरे पास आइसोटोप होते हैं, मैंने कार्बन के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बात की हुई है। कार्बन की जो वैलेंस होती है वो टेट्रा होती है, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन हासिल करने की गुंजाइश रखता होता है, यानी कि एक एटम की दूसरे एटम के साथ मिलने की सलाहियत को आप क्या कहते हो, एक एटम की दूसरे एटम के साथ मिलने की सलाहियत को आप कहते हो वैलेंसी, ठीक है। तो ये वैलेंसी होती है। अब यहाँ पे आपके पास इसके जो होते हैं इलेक्ट्रॉन वो होते हैं 6। तो ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की तादाद होती है सेम होती है, मैंने पहले बताया हुआ। तो यहाँ पे आपके पास कार्बन के 3 मेरे पास है, एक कार्बन 12 है और कार्बन 6 है, ठीक है। फिर कार्बन 13 6 है, और फिर कार्बन ये मेरे पास कार्बन 14 6 है, और ये मेरे पास कार्बन 13 6 है। इस तरीके के साथ मैंने इसे डेवलप किया हुआ, ठीक है। अब इसके बारे में मैंने चंद बातें नीचे लिखी भी हुई हैं। अब ये जो फिगर ड्रॉ की हुई है आप इसे फिगर को भी ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो जो आपके पास आपका एग्जामिनर होगा उसके चेक करने के ऊपर, चेकर के ऊपर अच्छा एक्सप्रेशन जाएगा आपका। तो मेरा आपसे सजेशन यही है कि आप इसे ड्रॉ करो, ठीक है। तो अब नीचे इनके बारे में मैंने थोड़ी बहुत बातें भी लिखी हुई हैं। आइसोटोप ऑफ कार्बन मेरे पास क्या होते हैं, ये 3 कार्बन मेरे पास आइसोटोप्स हैं, एक C12 है, एक C13 है, एक C14 है। अब यहाँ पे जो मेरे पास इनमें से 2 ऐसे हैं जो स्टेबल हैं, दे आर 2 स्टेबल एंड 1 रेडियो एक्टिव। तो इनमें से एक रेडियो एक्टिव है और उनमें से 2 क्या है, स्टेबल है। अब यहाँ पे मजीद नीचे बताया गया है आपके पास कौन से रेडियो एक्टिव है और कौन से स्टेबल है, तो वो देखते हैं। C12 is present in the abundance 98.9%, ठीक है। तो ये आपके पास जो C12
C12 है ये आपके पास 98.9% है, और ये जो आपके पास C13 है, C13 एंड 14 है बोथ प्रेजेंट इन द 1.1%। सो दो बोथ आर, यानी कि जहाँ पे मैंने ऊपर बात आपसे ये की थी कि जो एक है वो आपके पास रेडियो एक्टिव है और जो दो है वो आपके पास क्या है, स्टेबल है। तो यहाँ से आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि यहाँ पे कौन से दो है और कौन सा एक है, कौन सा रेडियो एक्टिव है और कौन से दो स्टेबल है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज होता होगा कि ये जो आपके पास 98.9% है इससे तो स्टेबल होना चाहिए, मगर ये तो स्टेबल नहीं है, ये रेडियो एक्टिव है। और दूसरा 1.1 है जो इसे भी इससे स्टेबल नहीं होना चाहिए, ये रेडियो एक्टिव होना चाहिए। मगर एक्चुअली बात ये है कि आपके पास क्या होता है, ये जो आपके पास होते हैं कार्बन एटम, ये आपके पास ये भी नेचुरली ओकरिंग होती है। तो जब नेचुरली ओकरिंग होती है तो देन आपको पता है जो आपके पास होते हैं इनमें बहुत कम मकदार में होते हैं, हमारे पास ये रिसोर्सेज कम होते हैं। डेट्स वाई हमने यहाँ पे इस तरीके के साथ इन्हें लिखा हुआ है और ऊपर 98.9% लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास मैटर नहीं करता कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है या कौन सी कम है, ठीक है, ये आपने नहीं देखना। अब यहाँ पे नीचे तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है जो आपके पास डेफिनेशन थी, सेम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने लिखा था, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। तो ये मैंने आपकी जो बुक के ऊपर डेफिनेशन है ये दो पॉइंट मैंने वहाँ से लिए हुए हैं। अब आप मेरा लेक्चर याद कर सकते हैं और यहाँ फिर आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग कुछ भी याद कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप मेरा लेक्चर याद करते हैं देन आप यही लिख देते हैं पेपर के अंदर, देन भी आपका ठीक होगा, आपके नंबर एग्जामिनर कट नहीं कर सकता। और अगर आप अपना मतलब बुक से याद करके लिखना चाहते हैं, आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं, देन आपका तब भी एग्जामिनर गलत नहीं कर सकता, ठीक है। अब मजीद नीचे मैंने एग्जाम्पल ड्रॉ की हुई है आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। तो आइसोटोप ऑफ क्लोरीन के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा कुछ नहीं है, मगर मैं बता देता हूँ क्योंकि इसके बारे में ऐसा कोई लिखने वाली बात ही नहीं थी। तो यहाँ पे ऊपर मैंने प्रॉपर्टी आपको अभी बताई है सेम, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि सेम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये दो पॉइंट आप, ये वाले दो पॉइंट जो मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, आप इन दो पॉइंट को इन सभी पॉइंट्स के अंदर लिख सकते हो। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के अंदर लिख सकते हो, आइसोटोप ऑफ क्लोरीन के अंदर लिख सकते हो, आइसोटोप ऑफ कार्बन के अंदर लिख सकते हो, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम के अंदर लिख सकते हो। ये दो पॉइंट ऐसे पॉइंट है जो कॉमन है, ये ऐसे पॉइंट है जो हर एक के अंदर लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के साथ आप इन्हें यहाँ पे ऐड अप कर लो। उसके बाद यहाँ पे क्लोरीन के दो आपकी बुक के ऊपर दो दिए हुए हैं, एक क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। अब ये क्या होते हैं, इसको मैंने नीचे टेबल ड्रॉ किया हुआ है, आप वहाँ से देखते हैं। अब उसके बाद जो आइसोटोप ऑफ यूरेनियम है, ये मेरे पास बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के हैं। आइसोटोप ऑफ यूरेनियम मेरे पास किस तरीके के साथ इंपॉर्टेंट है आपको पता है। जो आपके पास यूरेनियम होता है, ये जो यूरेनियम है आपके पास एज सच ये बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का होता है। ये एज सच आप उन्हें में भी यूज़ करते हो जो आपके पास होता है। आप एक्सप्लोसिव मतलब धमाका खेज कोई भी चीज़ बनाना चाहते हो, यानी कि बॉम्ब, एटम बॉम्ब या आप दूसरी चीज़ें जो आपके पास आती हैं, ये मतलब आप इस तरीके के साथ कोई भी चीज़ मतलब डेवलप करना चाहते हो, देन आपके पास ये वाला मतलब डेवलप होता है, ये वाला यूरेनियम यूजअप होता है। आपको ये पता नहीं है कि आपकी मतलब आपके मुल्क के अंदर ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा पाया भी जाता है। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते चाहता हूँ कि यहाँ पे आपके पास जो आपके पास आता है कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया था, अलम तरा कैफ फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। तो इसके अंदर आप अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमारे पास मतलब बताया कि अबाबील आए, अबाबीलों ने हाथियों वाला वो सारा हमारे पास वाक़या पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उन अबाबीलों ने जो पत्थर मतलब उन हाथियों के ऊपर गिराए थे, आज की रिसर्च के मुताबिक ये कहा जाता है कि वो जो पत्थर थे वो यूरेनियम के थे। तो आपको इसके बारे में को और इंटरेस्टिंग बात बताता चाहता हूँ कि जो आपके पास होती है यूरेनियम, ये जितनी मतलब ऊंचाई से नीचे फेंकी जाएगी, इसका जो मास होगा ये उतना ज़्यादा डेवलप होता जाएगा, ठीक है। अब मज़ीद नीचे देखते हैं तो टेबल की तरफ जाते हैं। आपकी यहाँ पे एक और मज़ीद इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है, दे आर फाउंड इन 99%। ये आपके पास 99% आपके पास पाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद नीचे आप टेबल देखते हैं तो वहाँ से आपको पास ये सारी एग्जांपल्स अच्छे तरीके के साथ स्टडी हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया हुआ है सिंबल।
सबसे पहले मैंने सभी के सिंबल लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन का, कार्बन का, फिर क्लोरीन का, फिर यूरेनियम का। तो यहाँ पे जो मेरे पास हाइड्रोजन है यानी कि प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, उनका तीनों का लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। उसके बाद आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन का लिखा हुआ है, ये मैंने हाईलाइट किया। ठीक है, ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पे कार्बन का मैं मुख्तलिफ कलर के साथ हाईलाइट करता हूँ। ये मेरे पास कार्बन का ग्रीन के साथ कर लेते हैं। अब ये मेरे पास कार्बन है एक, और उसके बाद ये कार्बन है एक, और उसके बाद ये कार्बन है मेरे पास एक। 3 कार्बन हो गए। और उसके बाद मेरे पास एक और कलर चेंज करते हैं क्लोरीन के लिए। अब ये क्लोरीन के ऊपर जाते हैं तो क्लोरीन मेरे पास क्लोरीन 35, क्लोरीन 37 ये है मेरे पास। अब यूरेनियम के लिए मज़ीद कलर चेंज करते हैं तो ये मेरे पास रेड कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या है यूरेनियम का, तो ये यूरेनियम है आपके पास, उसके बाद ये यूरेनियम है आपके पास, और ये यूरेनियम है आपके पास। तो ये जो आपके पास यूरेनियम के हैं, क्लोरीन के हैं, कार्बन के हैं और हाइड्रोजन के हैं, ये आपके पास बड़े इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने मज़ीद आपको बताता जाऊँ, हाइड्रोजन की तो मैंने सारी बातें कर दी, उसके बाद कार्बन की भी मैंने कर दी। अब क्लोरीन और यूरेनियम के टेबल के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने बताया था जो आपके पास सेम होगा वो एटॉमिक नंबर होगा। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो क्लोरीन है, ये दोनों पार्ट, मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ इसका, 1 मिनट 1 सेकेंड। पहले यहाँ पे यूरेनियम को स्टडी करते हैं। अब यूरेनियम को स्टडी करते हैं सबसे पहले, ताकि उसका कलर मैंने लिया हुआ है तो आपका टाइम बच जाएगा थोड़ा सा, इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यूरेनियम है इसका 92 है, फिर नीचे फिर 92 है, और एज वेल एज फिर नीचे 92 है। तो यानी कि तीनों का सेम आ रहा है। देन आपको ये पता चल रहा है कि तीनों की जो चीज़ सेम होनी है वो आपके पास क्या होनी है, एटॉमिक नंबर। अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन आपके पास क्या होता है, एटम ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अगर आपके पास सेम एटॉमिक नंबर हो मगर डिफरेंट मास नंबर हो तो उसे आप कहते हो आइसोटोप। तो यहाँ पे आपके पास एटॉमिक नंबर तीनों का सेम आ रहा है, दैट्स वाई से आप क्या कह रहे हो, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज आगे लिखी हुई है, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे मास नंबर 234 है, उसके बाद 235 है और 238 है। तो ये तीनों के तीनों जो आपके पास आ रहे हैं, ये तीनों के तीनों आप देख रहे हो कि डिफरेंट है। तो जब आपके पास डिफरेंट है, मैंने पहले कहा था जो आपके पास डिफरेंट वैल्यू होनी है वो क्या होनी है, मास नंबर। तो आपके पास ये जो सेम होनी है वो एटॉमिक नंबर, और जो डिफरेंट होनी है वो मास नंबर। इस तरीके के साथ आपने यहाँ पे मैंने बताया था कि एटॉमिक नंबर के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और जो एटॉमिक नंबर नहीं होता यानी कि जो एटॉमिक नंबर के अलावा मास नंबर होता है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो देन आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है 92, ये एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। तो क्योंकि एटॉमिक नंबर का दूसरा नाम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे जो मास नंबर होता है उसके अंदर आपके पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ उसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 234 में से आपने क्या करना है, 92 को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे मैं आपको 92 माइनस करके दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड फास्ट। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, आपके पास पहले 234 है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ये दोनों के अंदर क्या होता है, मास नंबर। तो मास नंबर मैंने लिखा हुआ है, तो मास नंबर मेरे पास 234 है, इसको माइनस करना है मैंने किसमें से, नंबर ऑफ प्रोटॉन में से, तो 92। तो मेरे पास जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जाएंगे तो आपके पास आपको दिखाई दे रहा है कि 142 आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके के साथ आपने ये सारे कर लेने हैं। अब मैं आपको मज़ीद दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपके पास आ रहा है 235 माइनस 92, सॉरी 92, तो ये आपके पास 143 आ गया है। ठीक है, इसी तरीके के साथ अगर आप नेक्स्ट करते हो 238 माइनस 92, तो इसी तरीके के साथ आपके पास 146 आ गया। ठीक है, और ये बात मैंने आपको कैलकुलेटर से भी करके दिखा दी है अब। ठीक है, तो ये आपने कैलकुलेटर से भी देख लिया कि 142 कैसे आया, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमने कैसे निकाले हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाले हैं, ये मैंने आपको सारा इसके अंदर सिखा दिया है। उसके बाद यहाँ पे इस टेबल को मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे मेरे पास क्लोरीन के ऊपर जाते हैं, तो क्लोरीन की भी यही बातें हैं, क्लोरीन के ऊपर भी ऐसे का ऐसे ही है सारा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कलर वो वाला ले लेता हूँ जो क्लोरीन के लिए लिया था, तो ये मैंने ले लिया। अब 17 में पास इसके एटॉमिक नंबर है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये सेम है,
उसके बाद 35 और 37 है। तो मैंने कहा था जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर दोनों सेम होते हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास 17 है ये आपके पास है, और ये 17 नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर, आप ये दोनों इसमें लो कि एक ही नाम है। उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए मैंने कहा था मास नंबर क्या होता है प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये दोनों का एडअप आपके पास होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। ये दोनों का जो एडअप होता है उसे आप क्या कहते हो, मास नंबर। तो यहाँ पे मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दो तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो ये 18 और 20 आपके पास इस तरीके के साथ आ गए जैसे मैंने यूरेनियम के निकाले हैं। तो इसी तरीके के साथ सारा टेबल बना हुआ है, आपने ये कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम पार्ट 2 के अंदर ये सीखेंगे कि आपके पास एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है। क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो लंबी हो जा रही है, मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। मैंने सोचा था कि यहाँ पे बताऊँ मगर नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लंबी होगी है। तो अल्लाह आपका हमेशा से रहो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।